मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चैप्टर 6 में करना क्या है? चैप्टर 5 हमने पढ़ा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी में मालूम चला कि हेरिडिटी का मेन कारण है क्रोमोसोम का मूवमेंट। सट्टन एंड बोवेरी ने हमको बताया, सट्टन एंड बोवेरी उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं यही मूव करते हैं और इनके कारण ही हेरिडिटी होती है। लेकिन सवाल यहाँ फिर से बाकी है कि क्रोमोसोम अगर हेरिडिटी के लिए जिम्मेदार हैं तो क्रोमोसोम में तो खुद डीएनए मौजूद है, क्रोमोसोम में आरएनए मौजूद है और क्रोमोसोम में प्रोटीन भी मौजूद है। आखिर इनमें से कौन सा केमिकल जिम्मेदार है हेरिडिटी के लिए और कैसे उसके कारण कैरेक्टर फ्लो होते हैं, यही जानना है इस पूरे चैप्टर 6 में। क्या डीएनए एक जेनेटिक मॉलिक्यूल है या आरएनए है या प्रोटीन है? तो ये सब जानने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। हर आदमी जानना चाह रहा था कि अगर सट्टन एंड बोवेरी साहब बोल रहे कि क्रोमोसोम से मूवमेंट होता है कैरेक्टर का, और मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट देखकर ये प्रूव कर दिया कि वाकई में क्रोमोसोम के कारण ही हेरिडिटी होती है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बताया था उन्होंने। तो ये बात अब क्लियर होने के बाद कि क्रोमोसोम हेरिडिटी के लिए जिम्मेदार है, तो अब सवाल ये आया कि केमिकल कौन जिम्मेदार है, कौन सा केमिकल ऐसा करता है और वो कैसे कर पाता है। तो रिसर्च शुरू हुआ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट आए, अलग अलग टाइम पे आए। सबसे बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट इसमें आया हमारे पास, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ ने एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के ऊपर कुछ रिसर्च किया और हमको बताया कि डीएनए वाकई में जिम्मेदार है हेरिडिटी के लिए। लोगों को थोड़ा सा बातों पे भरोसा नहीं हुआ ग्रिफ्थ साहब के, तो फिर हर्से एंड चेज ने रेडियो आइसोटोप यूज किए, वार्मिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और एक वायरस की मदद लेते हुए उन्होंने फेज वायरस को यूज करते हुए, रेडियो आइसोटॉप्स यूज करते हुए प्रूव किया कि वाकई में एक बैक्टीरिया के अंदर जब वायरस इन्फेक्शन करता है तो डीएनए ही ट्रांसफर करता है। उन्होंने भी प्रूव किया कि डीएनए से ही हेरिडिटी होता है। ये सब एक्सपेरिमेंट इसमें हमको डिस्कस करना है, बात करना है, ताकि सब कुछ समझ में आए आसानी से। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम जाने कि डीएनए क्या होता है, कैसा होता है। तो आपका चैप्टर 6 जब शुरू होगा तो सबसे पहले उसने डीएनए का ही इंट्रोडक्शन लिखा है कि डीएनए क्या है। तो डीएनए केमिकल है, बायोमॉलिक्यूल है और डीएनए बनता है 3 केमिकल से। क्लास 11 का टॉपिक था हमारा, बायोमॉलिक्यूल हमने पढ़ा था। डीएनए डीएनए बनता है 3 चीजों से। एक तो होता है यहाँ नाइट्रोजिनस बेस, एक होता है यहाँ पेंटोज शुगर और एक होता है यहाँ पे फास्फोरस। वाटसन और क्रिक ने हमको बताया कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह से 2 हेलिक्स है। यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजिनस की बात करें तो एक नाइट्रोजिनस अगर प्यूरिन ग्रुप का है तो दूसरा पिरिमिडीन ग्रुप का सामने होता है और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डीएनए पूरा डिटेल में पढ़ने से अब कोई मतलब नहीं है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जस्ट केवल कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डिस्कस कर लेना चाहिए। एक प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडीन पाया जाता है नाइट्रोजिनस बेस में। एक्चुअली नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के हो गए, एक प्यूरिन टाइप के हो गए और एक पिरिमिडीन टाइप के हो गए। प्यूरिन में कौन आता है? ए और जी आता है, एडेनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडीन में आता है सी और टी। चूंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं,
अगर आरएनए होता तो थाइमिन की जगह वहां पर यूरेसिल होता। हालांकि अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो प्यूरिन में ए और जी होगा और पिरिमिडीन में आपका सी और टी होता है। अगर इधर मान लीजिए ए है तो इधर 100% टी ही होगा, ऐसा भी देखने को मिलता है डीएनए में। ए ऑलवेज मेक डबल बॉन्ड विद टी। ए में भी 2 डंडे हैं और टी में भी 2 डंडे हैं, थोड़ा याद रहेगा, ए डबल बॉन्ड विद टी। और सी और जी एक्चुअली आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर इस साइड में अगर सी है तो इधर जी होगा, इधर अगर जी है तो इधर सी होगा और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अगर हम एक हेलिक्स की बात करते हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक हेलिक्स माना जाता है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ लगभग 10 बेस पेयर होते हैं और इसका जो लेंथ है ये आपका होगा 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर। अगर 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस हम मेजर करें तो ये आएगा 0.34 नैनोमीटर। 10 का भाग दे दिया, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं डीएनए की। शुगर के रूप में यहाँ 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, फास्फोरस फास्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है और ये नाइट्रोजिनस बेस यहाँ इस तरह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में पाए जाते हैं। वाटसन और क्रिक को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे सामने रखा। हालांकि उन्होंने फ्रैंकलिन के द्वारा प्रोवाइड की गई एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का ही इस्तेमाल किया था, तो हमें फ्रैंकलिन का नाम भी नहीं भूलना चाहिए। फ्रैंकलिन ने एक टेक्निक बताया था क्रिस्टलोग्राफी करके, वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देख सकते थे, बस उसी से इस केमिकल का भी स्ट्रक्चर देखा गया। बाद में एक साइंटिस्ट और नाम आता है यहाँ, इरविन चारगाफ ने एक नियम बताया कि डीएनए में जितना प्यूरिन होता है उतना ही पिरिमिडीन भी होता है। मतलब अगर जितना A प्लस जी होगा उतना ही C प्लस टी होता है, ये उन्होंने हमको बताया था। क्योंकि एडेनिन के सामने थाइमिन होगा और गुआनोसिन के सामने साइटोसिन होगा, तो जितना प्यूरिन होता है उतना पिरिमिडीन होता है। ये भी हमको बताया चारगाफ ने, इसको चारगाफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। कांस्टेंट और इक्वल होगा, ए जितना होगा उतना ही इक्वल होगा टी, जितना सी होगा उतना ही होगा जी। एक सवाल यहां से बहुत आता है कि सपोज किसी डीएनए में 20% अगर एडेनिन है तो गुआनिन कितने परसेंट होगा, ऐसा करके सवाल कई बार आता है। तो एडेनिन अगर हम 20% मानेंगे तो थाइमिन भी 20% होगा, टोटल डीएनए का 40% ये हो गया। अब बचा कुचा 60% ये होगा, कौन कौन, जी और सी होगा 60%, और ये भी इक्वल होते हैं, मतलब 30 जी होगा और 30 सी होगा। तो चाहे कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे आपको आंसर आना चाहिए, एकदम सिंपल सी बात है। आपको सैलाइड फीचर्स ऑफ डीएनए याद होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एक सेल में कितना डीएनए होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए की बात करते हैं, तो हमको नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पेयर की, अगर हमको बेस पेयर की संख्या मालूम चल जाए तो हमको मालूम है कि 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है। तो अगर सेल में हमको बेस पेयर की संख्या मालूम चल जाएगी, इस डीएनए में कितने बेस पेयर हैं, तो हम उस डीएनए की लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ डाटा दिया आपकी बुक में जो आपको याद रहना चाहिए। एक वायरस है 5174 वायरस है ये। इस वायरस के डीएनए की अगर बात करते तो उस वायरस में 5386 नाइट्रोजिनस बेस पेयर होते हैं। कुछ
और भी इम्पोर्टेंट है इकोलाई बैक्टीरिया की बात करें, इकोलाई ये बार बार आता है, इकोलाई ये बैक्टीरिया है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। और ह्यूमन बीइंग के सेल की बात करते हैं, ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है, एक हैप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं, हैप्लॉइड सेल की बात करेंगे तो वहां पे 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल में इतने बेस पेयर होते हैं। एक डिप्लॉइड सेल की अगर हम बात करेंगे तो डिप्लॉइड सेल में हो जाएंगे जस्ट डबल बोले तो कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होंगे ह्यूमन बींग्स की एक डिप्लॉइड सेल में। और जब इसका लेंथ हम निकालेंगे, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, तो इतने बेस पेयर के बीच में अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये लगभग हमारा आएगा 2.2 मीटर लॉन्ग। 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है हमारी डिप्लॉइड सेल के अंदर। अब इतना बड़ा डीएनए हमारी सेल के अंदर है, उस न्यूक्लियस के अंदर है, हम इस सेल को अपनी नेक्ड आइज से देख भी नहीं पाते। इतना छोटी सेल है, माइक्रोस्कोपिक। सेल के अंदर भी फिर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर भी फिर डीएनए है, और वो डीएनए हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पैकिंग देखने को मिलता है। बहुत बड़ा होता है ये साइज, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड इज पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका कारण केवल एक है कि डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, और वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन के अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन हमारा मेन जो है कॉम्पैक्ट बनाने का, जो पैकिंग करने का डीएनए का, वो ये अपोजिट चार्ज ही है। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टोमर पाए जाते हैं। 8 हिस्टोन मिलकर एक बॉल जैसा बनाती हैं, उसको हिस्टोन ऑक्टोमर बोलते हैं, और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डीएनए रेप्ड होता है। और बहुत सारे इस तरह के ऑक्टोमर हैं, तो यहाँ पर बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल के रूप में हमको डीएनए कॉम्पैक्ट दिखाई देता है। ऐसा मेजर किया गया कि एक हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर लगभग यहाँ 200 बेस पेयर खर्च हो जाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डीएनए है, धागा है, यहाँ पे लगभग 200 बेस पेयर खर्च हो जाते हैं। इतना लेंथ इसी के ऊपर लिपट जाता है। फिर अगला एक फिर ऑक्टोमर आएगा, उसके ऊपर फिर से ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में डीएनए पैक्ड रहता है हमारे न्यूक्लियस में। फिर इस धागे को भी उलझा के और भी कॉम्पैक्ट बना देती है आपकी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एक ग्लू के रूप में काम करती है जो इस थ्रेड को आपस में चिपकाती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो एक न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इट इज फाउंड वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म, एंड हिस्टोन ऑलवेज मेक हिस्टोन ऑक्टोमर। क्यों होता है हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि इस प्रोटीन में 2 अमीनो एसिड ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। उन 2 अमीनो एसिड के नाम भी याद रखना है, लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन 2 अमीनो एसिड यहाँ पे हैं। इनके चलते ही ये हमारा जो हिस्टोन ऑक्टोमर है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइसिन और आर्जिनिन। ये 2 अमीनो एसिड के नाम कई बार पूछे जाते हैं, याद होना चाहिए। तो चूंकि हम रिवीजन अभी कर रहे हैं तो डीएनए हमको समझ में आता है, डीएनए कैसा होता है, डीएनए में एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन का क्या अरेंजमेंट होता है। डीएनए नेगेटिव होता है जो हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर रेप्ड होता है, इसीलिए वो हाईली कॉम्पैक्ट हो जाता है।
कई बार ये जो इस तरह का रेप्ड कंडीशन है, इसमें कुछ पार्ट आपके लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड, कुछ डेंस पैक हो जाते हैं। जो लूज पैक थ्रेड है वो आसानी से ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना लेता है, क्योंकि वो लूज है। वहां पे डीएनए के दोनों हेलिक्स आसानी से अलग होकर वहां टेम्पलेट के रूप में काम कर सकते हैं और वहां आरएनए बन सकता है। जो लूज पैक होता है, ध्यान देना, ये ही एक्टिव होता है, ये ही ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है और यही आरएनए बना सकता है। इसको हम यूक्रोमेटिन के रूप में जानते हैं, यूक्रोमेटिन। और जो डेंस पैक है, जो कभी खुलता ही नहीं है, वो डीएनए कभी खुल ही नहीं पाता है, इतना हाईली कॉम्पैक्ट हो चुका है, वो कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। जो डेंस पैक होता है कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, वो कभी भी कोई जीन के रूप में काम नहीं करता है, वो केवल डीएनए की लेंथ बढ़ा रहा है। इसलिए उसको हम हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। ये थोड़ा सा एक बार जब तक आप खुद बुक नहीं पढ़ेंगे आपको ये शब्द परेशान करेंगे। आसानी से आप इसको पढ़िए, समझिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं कि ठीक है, हमने डीएनए देखा, हमको सट्टन एंड बॉवेरी जी ये बता चुके हैं कि क्रोमोसोम से मूवमेंट हो रहा है। तो क्रोमोसोम के उस मॉलिक्यूल को हम जानना चाह रहे हैं जिसके कारण हेरिडिटी हो रही है। यहाँ 3 ऑप्शन है हमारे पास, आइदर इट इज डीएनए और इट मे बी आरएनए और इट मे बी प्रोटीन। इन 3 में से कोई एक मॉलिक्यूल है जो हेरिडिटी करवाता है, ये तो प्रूव हो चुका था ऑलरेडी। अब सवाल था कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम आ सकता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल आखिर कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल के पास। तो हमको यहाँ पे मिलता है कि जेनेटिक मटेरियल एक वही हो सकता है जो अपना मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने की पावर रखता हो, मेंडेलियन कैरेक्टर को जो एक्सप्रेस कर सके। जैसा मेंडल साहब बोल रहे हैं कि टॉल है, ड्वार्फ है, तो वो पावर उसके पास होना चाहिए जिससे हम समझ जाएं कि हाँ, अगर ये ऐसा रहेगा तो ऐसा बनेगा। ये पावर उसके पास होना चाहिए। दूसरा, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, एक लिविंग से दूसरा लिविंग बनता है, मतलब ये केमिकल भी एक केमिकल से दूसरा केमिकल बनाने की पावर इसके पास होना चाहिए। हम बात करेंगे रेप्लिकेशन की पावर होना चाहिए केमिकल के पास। और तीसरी अगर हम बात करेंगे तो ये चूंकि जेनेटिक मटेरियल है, काफी स्टेबल स्ट्रक्चर इस केमिकल की होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी परिवर्तन होगा तो आने वाली जनरेशन में बहुत सारा परिवर्तन दिखाई दे सकता है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और बहुत कम अमाउंट में इसमें म्यूटेशन के चांस भी होना चाहिए, तभी वेरिएशंस आएंगी, तभी इवोल्यूशन होगा। अगर एकदम 100% स्टेबल रहेगा केमिकल, कभी भी चेंज नहीं होगा इन फ्यूचर, तो वो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। फिर कभी इवोल्यूशन नहीं होगा, कभी भी नया कुछ क्रिएट नहीं होगा। तो जिसके पास भी ये पावर होंगी वो एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। यहाँ डीएनए ऐसा कर सकता है, मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने की पावर रख सकता है। वहाँ एटीसीजी होता है, उनकी सीक्वेंस यहाँ कोडॉन बना सकते हैं और कोडॉन के रूप में वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। आरएनए भी कर सकता है, आरएनए भी कर सकता है। क्या प्रोटीन कर सकता है? प्रोटीन भी 20 टाइप की अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का सीक्वेंस कोई भी कैरेक्टर को फिक्स करने के लिए काम कर सकता है। मतलब ये पहला प्रॉपर्टी तो तीनों केमिकल फॉलो कर रहे हैं। बात करें रेप्लिकेशन, डीएनए कर सकता है, आरएनए कर सकता है, लेकिन प्रोटीन रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। मतलब प्रोटीन रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, इसका मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। यहीं से मालूम चल रहा है, केवल लॉजिकल हमको मालूम चल रहा है। स्टेबल की बात करते हैं तो डीएनए काफी हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है जो बहुत जल्दी अपना स्ट्रक्चर खराब नहीं करता। हमने देखा ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में, हम देखेंगे भी कि जब हम हीट किल्ड
वहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो भी डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या ट्रांसफ़र करते हैं? हीट किल्ड कौन होता है? ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वहाँ पर हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे, निमोनिया वाला बैक्टीरिया, उसको हीट किल्ड करेंगे, फिर भी उस बैक्टीरिया का डीएनए सुरक्षित रहेगा। तो कुल मिला के डीएनए काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है। आरएनए की बात करें तो स्टेबल तो है, लेकिन जितना डीएनए है उतना नहीं है। मतलब अगर स्टेबिलिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो डीएनए इज बेटर देन द आरएनए, बट प्रोटीन इज नॉट स्टेबल। प्रोटीन बहुत जल्दी अपनी स्ट्रक्चर खराब कर लेती है। आपने देखा एक अंडे को उबाल देते तो पूरा प्रोटीन उसका सॉलिड हो जाता है, जो लिक्विड प्रोटीन है वो सॉलिड हो जाती है। इसका मतलब प्रोटीन स्टेबल नहीं है। तो प्रोटीन यहां स्टेबिलिटी में भी फेल हो गई। बात करें म्यूटेशन, तो म्यूटेशन तो कहीं पर भी चेंज हो सकता है। वो डीएनए में भी हो सकता है, आरएनए में भी हो सकता है, प्रोटीन में भी हो सकता है। प्रोटीन अगर रिप्लेस हो जाती है तो उसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है। हमने देखा सिकल सेल एनीमिया में एक अमीनो एसिड क्या बदल गई, पूरा बीटा ग्लोबुलिन चेन का स्ट्रक्चर ही बदल गया था। तो कुल मिला के प्रोटीन हमारा कई सारी कंडीशन में फेल हो रहा है, कुछ कंडीशन फॉलो भी कर रहा है, म्यूटेशन करवा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा काम रेप्लिकेशन नहीं करवा सकता प्रोटीन। तो कहीं ना कहीं हमारा डाउट यहीं पे है, या तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमको मालूम चलता है डीएनए एक ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है इन कंपेयर ऑफ आरएनए। आज भी बहुत सारे लिविंग्स में डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल हमको मिलता ही है, लेकिन कुछ वायरस हैं जहां आज भी आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। पोलियो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। एड्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। आज भी आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर रहा है। ये इसमें केवल एक कमी थी कि ये सिंगल हेलिकल होने के कारण ज्यादा स्टेबल नहीं था। इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन होने के बाद धीरे धीरे आरएनए से ही डीएनए बना होगा, और चूंकि वो अच्छा केमिकल बन गया इसलिए बाद में वही आगे डेवलप होता चला गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस अर्थ पे फर्स्ट लाइफ जब कभी भी आई होगी, उसका पहला जेनेटिक मटेरियल जो रहा होगा वो डीएनए की बजाय आरएनए ही होगा, और आरएनए से ही बाद में धीरे धीरे डीएनए डेवलप हुआ है, ऐसा हमको समझ में आता है। चलिए, ये तो केवल थियोरेटिकल बात थी। अब थोड़ा एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखें क्या वाकई में एक डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। नाउ वी आर प्रूविंग दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एंड द एक्सपेरिमेंट इज ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में बताया, एक ग्रिफ्थ साहब थे, उन्होंने रिसर्च किया, प्रैक्टिकल अपना किया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के ऊपर। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये बैक्टीरिया था, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसके एक्चुअली दो टाइप के हमको अलग अलग रूप देखने को मिले, दो अलग अलग फॉर्म देखने को मिले। दोनों ही बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, लेकिन एक जो बैक्टीरिया वो थोड़ा शाइनी होता है, थोड़ा चमकदार होता है, थोड़ा रफ रिजिड एनवलप उसके पास होता है। इसको हमने बोला स्मूथ बैक्टीरिया, थोड़ा रिजिड इन्वेलप उसके पास है। और एक को बोला हमने जिसके पास इस तरह का शाइनी इन्वेलप नहीं है, उसको बोला रफ बैक्टीरिया। दो स्ट्रेन हमको मिले इस बैक्टीरिया के दोनों क्या हैं? दोनों स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। ये जो स्मूथ वाला है इसके पास एक एक्स्ट्रा रिजिड वॉल मौजूद है, इसके कारण ये होस्ट में आसानी से इंफेक्शन करता है और किसी भी होस्ट को बीमार कर सकता है, उसको न्यूमोनिया रोग पैदा कर सकता है इसका इंफेक्शन। इसलिए इसको हम वायरुलेंट बोलते हैं, वायरुलेंट बैक्टीरिया। और ये जो रफ वाला है इसके पास कोई हार्ड इन्वेलप नहीं है,
तो हमारी सेल इसको आसानी से किल कर देती है, तो ये बीमारी पैदा नहीं कर पाता है, इसका इन्फेक्शन हमको नहीं हो पाता, ये निमोनिया नहीं पैदा करता है, इसको हम बोलते हैं नॉन वायरुलेंट। तो वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट, देयर आर टू डिफरेंट स्ट्रेन फाउंड ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इन दोनों का इस्तेमाल किया उन्होंने। क्या किया, एक चूहे के ऊपर जानबूझ के इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया का और देखा कि किस चूहे में निमोनिया रोग हो रहा है और निमोनिया से चूहे मर रहे। क्या क्या स्टेप फॉलो किए, थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले उन्होंने किया, नंबर 1, एक माइस के अंदर, चूहे के अंदर उन्होंने एस बैक्टीरिया जो स्मूथ वाले हैं, वायरुलेंट हैं, वायरुलेंट का जब इन्फेक्शन कराया तो चूहा मर गया, चूहा बीमार हो गया। नंबर 2, उन्होंने देखा कि उसी माइस में जब हम एक रफ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराते हैं, रफ वाले को, जिसके पास वो रिजिड इन्वेलप नहीं है, रफ सरफेस है, तो वो बीमारी पैदा नहीं कर पाता और चूहा आपका लाइव बना रहता है। इससे ये प्रूव हो गया कि रफ बैक्टीरिया कभी भी बीमारी नहीं करेगा, केवल स्मूथ बैक्टीरिया ही बीमार करेगा चूहे को। ये बात कंफर्म है। अब उन्होंने अगले फेज में क्या किया कि माइस के अंदर इस एस बैक्टीरिया को गर्म करके डाला, हीट किल्ड ये बैक्टीरिया जब उसमें डाले तो ये चूहा अब नहीं मरा। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया थे उनको गर्म करके मार दिया गया और मरे हुए बैक्टीरिया को जब इस चूहे में लगाया तो ये चूहा जीवित रहा, कोई दिक्कत नहीं है। रफ वाला भी जब हम इस चूहे को लगाते तो चूहा जीवित रहता है। प्रॉब्लम कहां हो गई, जब चूहे के अंदर रफ बैक्टीरिया भी इंजेक्ट किए और हीट किल्ड बैक्टीरिया भी स्मूथ वाले इंजेक्ट कर दिए। ध्यान देना, ये अकेला बीमार नहीं कर रहा था, ये भी अकेला बीमार नहीं कर रहा था, लेकिन जब इनको मिक्स करके लगाया इस चूहे में तो ये मर गए। देखिए, अकेला रफ स्ट्रेन भी नहीं मार सकता, हीट किल्ड वाला भी नहीं मार सकता, फिर ये मर कैसे गया, सवाल यहां आया। फिर उसकी डेड बॉडी को ऑपरेट किया तो माइस के अंदर स्मूथ बैक्टीरिया लाइव डिटेक्ट हुए, बैक्टीरिया मिले। ये स्मूथ लाइव बैक्टीरिया कहां से आ गए? हमने तो सब मरे हुए डाले थे, बाद में आया कि एक्चुअली यहां ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यहां क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया, एक जो रफ बैक्टीरिया था वो रफ बैक्टीरिया ही कन्वर्ट होके स्मूथ लाइव बैक्टीरिया में चेंज हो गया। ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्म हो गया, अपने आप को बदल लिया। एक रफ बैक्टीरिया ने अपने आप को बदलकर स्मूथ में चेंज कर लिया और स्मूथ जब बन गया तो ये चूहे को बीमार करके चूहे को मार दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि इस रफ बैक्टीरिया के अंदर मरे हुए स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर हो गया था, इसलिए ये चूहा मर गया और ये स्मूथ वाला यहां बन गया। ये तो थ्योरेटिकल है कि ऐसा हुआ, लेकिन ग्रिप्स साहब इसको समझा नहीं पाए कि आखिर क्या ट्रांसफर हुआ इसमें जिससे एक रफ वाला स्मूथ में चेंज हुआ। वो कौन सा केमिकल हीट किल्ड का इसमें गया, ग्रिप्स साहब नहीं समझा पा रहे। लेकिन बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी ने। एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी, इनका थोड़ा नाम आपको याद रखना चाहिए। इन्होंने जब थोड़ा नाम इनका देखते, एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी, तीन साइंटिस्ट ने ही ग्रिप्स एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और वो कारण ढूंढा जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, ऑब्जर्व हुआ, लेकिन कारण क्या है वो कारण इन्होंने ढूंढ के बताया। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? जब एक रफ बैक्टीरिया
स्मूथ में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को हमने ट्रांसफॉर्मेशन बोला। हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया का कोई केमिकल जब रफ बैक्टीरिया के अंदर चला गया तो रफ बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या केमिकल गया, सवाल वही तीन थे। जो भी केमिकल गया वो एक्सप्रेशन कर रहा था, कुछ नया बनवा रहा था, स्मूथ वाला फीचर क्रिएट कर रहा था। मतलब जो भी वो केमिकल गया वो जेनेटिक मटेरियल ही था, तभी तो नया कैरेक्टर वहां डेवलप हो रहा था। अब वो क्या गया, ऑप्शन वही तीन थे हमारे पास, या तो डीएनए गया, या आरएनए गया, या फिर प्रोटीन गई। इन तीन में से एक गया जिसने ये सब काम किया, पूरा कबाड़ा कर दिया। तो एवेरी मैक्लॉयड मैककार्टी ने यहां पे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इनमें से एंजाइम्स का इस्तेमाल करके एक एक चीज को डाइजेस्ट कर करके देखा कि कब वो ट्रांसफॉर्मेशन करवा पा रहा है, कब नहीं करवा पा रहा है। डीएनएज डाल के वो हीट किल्ड, जो आप बैक्टीरिया यूज कर रहे थे, हीट किल्ड बैक्टीरिया, उस हीट किल्ड बैक्टीरिया में डीएनएज डाल दिया तो इसका पूरा डीएनए खत्म हो जाएगा। और फिर उसको मिलाया रफ के साथ, अब रफ वाला स्मूथ में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जब आरएनएज मिला रहे थे, प्रोटीनेज मिला रहे थे, डीएनए जब यहां सुरक्षित था तो ये कन्वर्ट हो रहा था। तो डिफरेंट एंजाइम, डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएजेज, जब इन एंजाइम का इस्तेमाल किया तो उन्होंने बताया कि जब डीएनए को हम डाइजेस्ट कर देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। इसका मतलब डीएनए को सुरक्षित रखना जरूरी है, वही ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। ये हमको मालूम चला। यहाँ पे उन्होंने कुछ प्यूरिफाइड भी किया था। हीट किल्ड से डीएनए अलग निकाला, आरएनए अलग निकाला, प्रोटीन अलग निकाला। जब डीएनए को डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जब आरएनए प्रोटीन को डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो जस्ट चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, पूरा इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार आप खुद पढ़िए, कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा था। एवेरी मैक्लॉयड मैककार्टी ने एक तो इन केमिकल को आइसोलेट करके भी चेक किया, दूसरा इन केमिकल को डिजॉल्व करके भी एंजाइम की मदद से चेक किया। तो हर बार यही रिजल्ट मिला कि जब डीएनए सुरक्षित है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करवा देता है। अगर डीएनए को हम हटा देते हैं, आरएनए और प्रोटीन डालते हैं तो उससे कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी, ये एंजाइम कहाँ से निकाल लाए, ये केमिकल कैसे निकल गए। तो फिर थोड़ा सा और डाउट क्लियर करने के लिए अगला एक्सपेरिमेंट आया आपका, वार्मिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, जिसे हम बोलते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो वो भी मैं यहाँ पे अभी आपको क्लियर करता हूँ। क्या है वार्मिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट।